वेलकम बैक। शुरू करते हैं 6th पैरा से। दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर which goes everywhere and has most influence is far less free than the more expensive weekly or monthly which draws a higher proportion of its revenue from sales. This means that the cheap daily paper, cheap means सस्ता, इसका मतलब यह हुआ कि जो सस्ती अखबार प्रतिदिन की आती है, जो सभी जगह पहुंचती है, विच गोज एवरीवेयर, जो सभी जगह पहुंचती है, एंड हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस, और जिसका सबसे अधिक प्रभाव होता है, मोस्ट मीन्स अधिक, बहुत अधिक, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, इज फार लेस फ्री, वह अखबार काफी कम स्वतंत्र होता है उसकी तुलना में जो एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, साप्ताहिक या मंथली होती है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो अखबार मंथली या साप्ताहिक आती है और महंगी होती है, उसकी तुलना में प्रतिदिन आने वाले और ज़्यादा बिकने वाली अखबार कम स्वतंत्र होती है, विच ड्रॉज ए हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स। कहते हैं कि ऐसे अखबार जो अपने आमदनी का, रिवेन्यू मीन्स आय और प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात, तो अपनी आय का ज़्यादातर अनुपात जो है वो सेल से बढ़ाते हैं, सेल से निकालते हैं, बिक्री से निकालते हैं, तो वैसे अखबार या वैसे दैनिक जो अखबार होती है वह तुलनात्मक रूप से कम स्वतंत्र होती है। देयरफॉर, इसलिए, इट इज ओनली द कंपैरेटिवली रिच हु कैन अफोर्ड टू रिवार्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन। यही वजह है कि तुलनात्मक रूप से अमीर व्यक्ति होते हैं जो स्वतंत्र, अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का खर्चा वहन कर सकते हैं, मतलब खर्चा, मतलब स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अब देखिए कैसे बना हुआ है। इट इज ओनली द कंपैरेटिवली रिच, मतलब यह केवल तुलनात्मक रूप से धनी लोग होते हैं, हु कैन अफोर्ड टू रिवार्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन। एफोर्ड मतलब होता है वहन करना, रिवार्ड मतलब होता है पुरस्कार के रूप में पाना, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से, एक्सप्रेशंस मतलब अभिव्यक्ति, ओपिनियन में राय, मतलब केवल अमीर लोग होते हैं वही, तुलनात्मक रूप से जो अमीर लोग होते हैं केवल वही लोग अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का खर्चा वहन कर सकते हैं, खर्चा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अखबार ज़्यादा स्वतंत्र होता है, जिसमें सही तरीके से न्यूज़ दी जा सकती है, वो साप्ताहिक या मंथली अखबार होती है जो काफ़ी तुलनात्मक रूप से महंगी होती है। The second chief source of a newspaper's revenue is the wealth of the man or company that owns it. दूसरी, अगर अखबार के आमदनी की दूसरे साधन की बात करें, जो दूसरा मुख्य साधन होता है, द सेकेंड चीफ सोर्स, जो दूसरा मुख्य आय का साधन होता है अखबार का, वो होता है जिस व्यक्ति का जो अखबार है उस व्यक्ति का धन, या अगर कोई कंपनी का अखबार है तो उस कंपनी के मालिक का धन। Accordingly, its policy is largely determined by the personal spites and political ambitions of its proprietor. तो इस तरह से कहते हैं कि its policy is largely determined, मतलब इसके जो भी नीति नियम होते हैं ये काफी हद तक निर्भर करते हैं कि इसके जो अखबार के जो मालिक है, प्रोप्राइटर्स मीन्स मालिक, डिटरमाइंड बाय द पर्सनल स्पाइट्स, मतलब व्यक्तिगत, देखो पर्सनल स्पाइट्स मतलब होता है द्वेष, ठीक है। इट्स पॉलिसी इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द पर्सनल स्पाइट्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इट्स प्रोप्राइटर। कहने का आशय यह है कि इस अखबार में क्या छपेगा, क्या नहीं छपेगा, यह काफी हद तक निर्भर करता है कि अखबार के जो मालिक है उसकी राजनीतिक लक्ष्य क्या है, या क्या कहीं किसी से पर्सनल द्वेष तो नहीं है।
मतलब किसी से पर्सनल अगर द्वेष है, झगड़ा है, तो उसके अगेंस्ट लिखेगा। अगर राजनीति में उसका रुचि है, तो जिस पार्टी से जुड़ा होगा, उसके पक्ष में लिखेगा। तो इस लाइन का यह मतलब हुआ। द फेल्यूर, फॉर एग्जाम्पल, ऑफ अ ग्रेट न्यूज़पेपर magnet to secure a government appointment may be the signal for the unleashing of a virulent campaign in every organ which he controls against the minister or the party which has disappointed his ambitions. Now let's see. उदाहरण के तौर पे अगर कोई अखबार वाला या पत्रकार किसी चीज में किसी से देखो यहाँ पे लैंग्वेज कैसे यूज किया गया। द फेल्यूर फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट, अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है और उसका जो मेन आदमी है, मैग्नेट यूज किया जाता है प्रभावशाली व्यक्ति के लिए, ठीक है। अगर कोई सरकारी ऑफिसर के पास जाए और उसे अपॉइंटमेंट मांगे, मतलब उसे समय मांगे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, और अगर समय नहीं दिया, उसमें असफल हो गया, नहीं कोई टाइम दिया उसमें उससे बात करने के लिए अखबार वाले से, तो यह हो सकता है कि अखबार वाले क्या करे, एक बड़ी विशैला कैंपेन उसके पीछे छोड़ दे, शुरू कर दे, अनलीज कर दे, स्टार्ट कर दे। किसके? जो भी सरकारी विभाग वाले उसको इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है, उसके अगेंस्ट में, इन एवरी ऑर्गन विच ही कंट्रोल्स, खास करके उस मंत्री, उस सरकारी विभाग के जिस विभाग में उसका नियंत्रण रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द मिनिस्टर और द पार्टी विच हैज डिसअपॉइंटेड हिज एम्बिशंस। तो वैसे सभी पार्टी के अगेंस्ट में या मंत्री के अगेंस्ट में जो भी उसके लक्ष्य को निराश किया है, मतलब उसने वो जो चाहते थे अखबार वाला कि किसी का इंटरव्यू ले, और अगर किसी ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया, तो फिर चाहे वो इंटरव्यू वो पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई सरकारी व्यक्ति हो, फिर उसके अगेंस्ट न्यूज़पेपर में छपना तय है। The public, knowing nothing of the personal bias behind the attack and little of the vast network of control which ties up whole groups of the London and provincial press in the hands of a single man or organs, are uni- sorry, united in a single, savage and persistent condemnation. चलिए देखते हैं इसकी लाइन का क्या है मीनिंग। हमारा ये लाइन कहता है द पब्लिक। देखिए अखबार में हम जो पढ़ते हैं, पब्लिक जो है, जो अखबार पढ़ती है, उसे तो मालूम नहीं होती है कुछ भी। नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस। अब अखबार के मालिक के जो व्यक्तिगत पक्षपातपूर्ण रवैया होता है, बायस मतलब होता है पक्षपातपूर्ण होना, उसके बारे में तो अगर पब्लिक को मालूम नहीं है कि भाई अगर कोई अखबार वाला किसी के पीछे अटैक कर रहा है, मतलब किसी के ऊपर अगेंस्ट में लिख रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में तो पब्लिक जानती नहीं है कुछ। लिटिल ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल विच टाइज अप, लोगों को पता नहीं है अखबार वाले के जो नेटवर्क है, जो पूरी तरह से काफ़ी, एक लंदन का एग्जांपल दिया गया कि पूरे लंदन में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। एंड प्रोविंशियल प्रेस, प्रोविंशियल प्रेस बोलते हैं क्षेत्रीय प्रेस को, इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल मैन। और क्षेत्रीय प्रेस में क्या होता है, देखो जो बहुत बड़े व्यापक अखबार है तो उसमें कई लोगों का नियंत्रण होता है, लेकिन स्थानीय अखबार होता है तो उस पर उसका मालिक एक आदमी होता है, तो उस अखबार पर एक आदमी का नियंत्रण होता है। और कंबाइन कहता है सिंगल मैन और कंबाइन सीज ओनली दैट ग्रेट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स आर यूनाइटेड इन अ सिंगल, तो सैवेज एंड परसिस्टेंट कंडेमनेशन। ऐसा देखा गया है कि या तो एक आदमी है अखबार का मालिक, या फिर एक साथ भी मिल करके भी है, तब भी देखोगे कि स्वतंत्र रूप से उनके जितने भी ऑर्गन्स है, मतलब जितने भी अंग है, वो सब एक साथ जुड़ जाते हैं और बड़ी बर्बरता तरीके से, बर्बर पूर्ण तरीके से, देखो सैवेज मतलब होता है जंगली की तरह, बर्बर तरीके से, और बड़ी ही परसिस्टेंट कंडेमनेशन, बड़ी लगातार उसकी निंदा करते रहते हैं। कंडेम करना का मतलब होता है निंदा करना, और परसिस्टेंट मतलब लगातार बनाए रखना। तो ऐसा देखा गया है कि अगर कोई अखबार वाला किसी के अगेंस्ट हो जाए, तो फिर उसकी तो गई, उसके पीछे लग जाते हैं
और वो बहुत बुरी तरह से उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। Unless he is exceptionally shrewd, exceptionally cynical, or of exceptionally resolute and independent mind, he can scarcely help being influenced and having his vote influenced. And it is odds that he will never realize the nature of the pressure brought to bear upon him. चलिए यहाँ देखते हैं, कहते हैं कि शायद ही ऐसा केवल एक ही स्थिति बनती है जब अखबार का कोई असर ना हो कि आदमी एक्सेप्शनली श्रीव्ड हो, मतलब एकदम धूर्त हो, जैसा जो उसके जैसा कोई और धूर्त नहीं हो, एक्सेप्शनली हो। मतलब कि एक्सेप्शनली का मतलब होता है जो उसके जैसा कोई और ना हो, या एक्सेप्शनली सिनिकल हो। सिनिकल मतलब होता है मानव द्वेषी, जो दूसरों में द्वेष निकालता हो। या कहता है एक्सेप्शनली रिसोल्यूट, या जो एक्सेप्शनली अबाध स्वरूप दृढ़ हो और जो स्वतंत्र दिमाग का हो, स्वतंत्र माइंड का हो। ही कैन स्कार्सली हेल्प बीइंग इन्फ्लुएंस, तो ऐसा व्यक्ति ही हो सकता है जिसके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। नहीं तो क्या होता है, जनरल कंडीशन में सभी लोगों पे उसका असर पड़ता है, अखबार में जो लिखी हुई होती बातें का, और निश्चित रूप से उसके वोट पर भी प्रभाव पड़ता है। एंड हैविंग हिज वोट इन्फ्लुएंस्ड, और उसके वोट पर भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। एंड इट इज ऑड्स दैट ही विल नेवर रियलाइज द नेचर ऑफ द प्रेशर ब्रॉट टू बियर अपॉन हिम। कहते हैं ऐसा बड़ा अजीब बात होगा, ऑड्स मतलब होता है विषम, तो कहते हैं ऐसा अजीब बात होगा कि कोई व्यक्ति ये कहे कि अखबार में जो बातें बार बार लिखी जाती है और अखबार के रूप में जो प्रेशर दबाव बनाया जाता है उसके ऊपर कोई कहे कि हमें असर नहीं पड़ता है, तो ये बड़ी अजीब बात होगी। बट स्टिल मोर serious because more subtle than the control applied to individual papers by various kinds of interest is the control and censorship exercised by the press upon the news and opinions which it disseminates। चलिए कहता है बट स्टिल मोर सीरियस, लेकिन इससे भी गंभीर बात है, क्योंकि यह सबटल है। सबटल मतलब सूक्ष्म, बहुत गहन बात है। दैन की द कंट्रोल अप्लाइड टू इंडिविजुअल पेपर्स, की एक जो पेपर होता है उसके ऊपर जो नियंत्रण होता है बाय वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट, विभिन्न तरह के रुचि रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा, इज द कंट्रोल एंड सेंसरशिप एक्सरसाइज बाय द प्रेस अपॉन द न्यूज़। और उसका प्रभाव क्या होता है, उस नियंत्रण का या उस प्रतिबंध का, सेंसरशिप का प्रभाव ये होता है कि उससे न्यूज़ या ओपिनियन का क्या होता है, जो वो प्रचार करता है, जो ओपिनियन वो दर्शाता है, उस पे उसका असर देखने को मिलता है। द कंट्रोल रेस्ट्स अपॉन एंड एक्सप्लॉइट्स टू बेसिक assumptions अबाउट द पब्लिक। वो जो नियंत्रण होता है जो इस पर लगता है पेपर पे, प्रेस पे, वो क्या करता है, एक्सप्लॉइट्स करता है, मतलब शोषण करता है। और क्या शोषण करता है, ये दर्शाता है कि आम लोगों के में, पब्लिक में दो तरह की बेसिक अवधारणाएं बनती है, एजम्पशंस बनती है, बेसिक अवधारणाएं बनती है। मतलब लोग प्रेस के बारे में दो तरह की बातें सोचते हैं। क्या क्या बातें सोचते हैं, दैट दे हैव नॉट द विट टू डिस्टिंग्विश ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड। मतलब अखबार वाले पब्लिक के बारे में ये सोचते हैं, सॉरी हमने ऊपर गलत बोल दिया था, अखबार वाले पब्लिक के बारे में दो तरह की अवधारणाएं पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। पहला, वो लोग ये सोचते हैं, अखबार वाले ये सोचते हैं कि लोगों में इतनी अक्ल नहीं है, दैट दे हैव नॉट द विट, लोगों में इतनी अक्ल नहीं है कि वे गलत को सही से अलग कर सके। डिस्टिंग्विश मतलब होता है भेद करना, ट्रूथ मतलब सच्चाई, फाल्सूड मतलब गलत। तो सच को गलत से, या यूं कह लो कि गलत को सच से अलग करने की क्या है, अकल नहीं है। ऐसा कौन सोच लेते हैं, ऐसा कौन कल्पना कर लेते हैं, कौन है मान लेते हैं, अखबार वाले, प्रेस वाले। दूसरी बात ये मान लेते हैं अखबार वाले, दैट दे डू नॉट केयर एट ऑल दैट ए स्टेटमेंट इज फॉल्स।
दूसरी बात ये कहते हैं कि अखबार वाले ये मान के चलते हैं कि चलो अगर कोई गलत भी लिख दिया जाए अखबार में कोई स्टेटमेंट, तब भी लोगों को कोई परवाह नहीं पड़ता है, प्रोवाइडेड इट इज़ टिटिलेटिंग। टिटिलेटिंग मतलब होता है गुदगुदाने वाला, बशर्ते कि वो गुदगुदी लगाने वाला ना हो, मतलब बशर्ते कि उससे लोगों में सेंसिटिविटी पैदा ना हो जाए। Neither assumptions is flattering, and indeed, between the language used privately by the late Lord Northcliffe about his British leaders and the language used publicly by Hitler about the German leaders, there is very little to choose. अब कहते हैं कि दोनों तरह की जो एजम्पशंस है, दोनों तरह की जो मान्यताएं हैं, जो अखबार वाले मान लेते हैं लोगों के बारे में, ठीक है, ये कहीं न कहीं फ्लैटरिंग है। फ्लैटरिंग मतलब होता है कि चमचागिरी, चापलूसी वाला भरा। एंड इंडीड वास्तव में बिटवीन द लैंग्वेज यूज्ड प्राइवेटली बाय द लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ। देखो लेट लॉर्ड जो लॉर्ड नॉर्थक्लिफ जो थे वे ब्रिटेन में डेली मेल पेपर वहाँ पे निकलती है थी उसके मालिक थे। तो उन्होंने ब्रिटिश रीडर्स के बारे में जो भाषा का इस्तेमाल किया था प्राइवेटली, उसको लेकर के बोला जा रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल ये दिया गया है, द लैंग्वेज यूज्ड पब्लिकली बाय हिटलर अबाउट द जर्मन रीडर्स। और जर्मन के पाठकों के बारे में हिटलर ने जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, मतलब दोनों के दोनों आम पब्लिक को मूर्ख ही समझते थे। बोथ assume that, दोनों मानते थे that readers can be made to believe anything। दोनों का मानना था, दोनों में से कौन? नॉर्थक्लिफ एवं हिटलर दोनों मानते थे कि पब्लिक को, आम जनता को किसी भी चीज में विश्वास दिलाया जा सकता है। अखबार के जो पाठक है उसको गलत को सही, सही को गलत कह के उस पर विश्वास दिलाया जा सकता है, कुछ भी विश्वास दिलाया जा सकता है। The result is that accurate reporting, which used to be the pride of the old-fashioned independent newspaper, has largely given place to reporting which is at best slipshod and most tendentious। कहता है इसका परिणाम यह हुआ कि एकदम सही जो रिपोर्टिंग की जाती थी पहले, जो पहले अखबार, एक स्वतंत्र अखबार के जो पुराने तरीके के स्वतंत्र अखबार हुआ करते थे, उसके लिए वो गौरव की बात हुआ करती थी। अब उसके जगह पे क्या चीज़ जगह ले लिया है? वो ले लिया है कि लापरवाही भरा, विवादास्पद रिपोर्टिंग किया जाना उसकी जगह ले लिया है। मतलब पहले जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग होती थी, अब उसका जगह कौन सा ले लिया है? लापरवाही भरा, विवादास्पद रिपोर्टिंग। I should like to illustrate with the quite trivial examples drawn from personal experience the various ways by which both fact and opinion can be distorted, so that a kind of smear of unreality is spread over the whole newspaper page, from reports of public affairs down to the most casual items of daily gossip। कहता है कि मैं चाहूँगा एग्जाम्पल देना बहुत ही एक छोटे से तुच्छ। आई शुड लाइक टू इलस्ट्रेट मतलब होता है उदाहरण देकर के समझाना, और क्वाइट ट्रिवियल मतलब बिल्कुल तुच्छ, छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे है। ठीक है, द वेरियस वेज बाई, अलग कई तरीके हैं जिस तरीके से फैक्ट को और ओपिनियन को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। मतलब अखबार वाले किस तरह से, बातें कुछ और होती है और राय कुछ और होता है, और उसको गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन बताते हैं। सो दैट ए काइंड ऑफ स्मीयर, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मीयर मतलब होता है फैलाना, अनरियलिटी मतलब अवास्तविक चीज, जिसकी वजह से क्या होता है कि अवास्तविक चीजों को स्प्रेड ओवर कर दिया जाता है, पूरे न्यूज़पेपर में फैला दिया जाता है। हाँ, फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स
डाउन टू द मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ द डेली गॉसिप। कहते हैं कि चाहे वो पब्लिक रिपोर्ट, पब्लिक के मामले जो हों उससे संबंधित न्यूज़ से जुड़ा हुआ हो, या फिर रोज़मर्रे की जो आम बातचीत लिखी जाती है अखबार में उससे संबंधित हो, सभी जगह अनरियलिटी स्मीयर कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। तो किस तरह से फैलाया जाता है उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। चलिए सबसे पहला हेडिंग्स देखते हैं। एक तो क्या किया जाता है, सेंसेशनल हेडलाइंस। अखबार में क्या किया जाता है कि एकदम संवेदनशील हेडलाइन बना दिया जाता है। इस तरह के संवेदनशील हेडलाइन बना दिया जाता है कि हेडलाइन पढ़ के ही लोगों का मन कर जाए कि अरे अंदर क्या होगा, पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेंसेशनल, सनसनीखेज हेडलाइंस बना दी जाती है। फॉल्स एम्फेसिस एंड सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर क्या किया जाता है, फॉल्स एम्फेसिस, इसके अंदर गलत तरीके से किसी खास बात पे जोर दिया जाता है और जो मेन कंटेक्स्ट होता है, जो संदर्भ होता है, उसको सप्रेशन कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। दिस ईयर बात हो रही है 1941 की। एट द मालवन कॉन्फ्रेंस, मालवन जगह का नाम है जहाँ पे एक सभा हो रही थी, उसकी बात की जा रही है। उस सभा में I read a paper dealing with the theological grounds for the church concern with the politics and sociology, with the complementary dangers of pietism and Caesarism, and with the importance of incarnation doctrine in this concern। चलिए इसको समझते हैं। कहते दिस ईयर, इस साल की बात है, मतलब बात की जा रही है 1941 में, 1941 में। एट द मालवन कॉन्फ्रेंस, मालवन जगह का नाम है जहाँ पे एक सभा की जा रही थी, ठीक है। उसमें जो लेखिका है वो पढ़ती है अखबार, वो कहती है कि आई रीड ए पेपर डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्राउंड्स। वो एक अखबार पढ़ती है जिसमें थियोलॉजिकल ग्राउंड्स के आधार पे, थियोलॉजिकल ग्राउंड्स मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक आधार पे आई रीड ए पेपर डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्राउंड्स, एक अखबार पढ़ी जाती है जिसमें धर्म के आधार पर जो चर्च से संबंधित कंसर्न की बात की जाती है। चर्च कंसर्न का मतलब हो गया चर्च से संबंधित परेशानियां, कोई ट्रबुल है, उससे संबंधित बातें की जाती है जिसका संबंध राजनीति या समाज से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके बारे में चर्चा की गई और इस बात के ऊपर जोर दिया गया, इस बात पे ध्यान दिया गया, उसमें लिखा था बात, वो पढ़ा गया, विद द कम्प्लीमेंट्री डेंजर्स ऑफ पियटिज्म एंड सियजेरिज्म। ये कहा गया कि जो पाखंड है या तानाशाही रवैया है उसका जो पूरक खतरा है उसके बारे में बात की गई, पढ़ी गई अखबार में। एंड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकारनेशन डॉक्ट्राइन इन दिस कनेक्शन, और उसी से संबंधित, इनकारनेशन मतलब होता है अवतार, डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत, तो उससे संबंधित कुछ विचारधाराओं के बारे में बात की गई। मतलब लेखिका जो होती है वो अखबार में दी गई बातों को पढ़ती है जिसका संबंध होता है राजनीति, चर्च के से संबंधित राजनीतिक और सामाजिक समस्या से लेकर के, और उसमें इस बात की भी चर्चा की जाती है कि जो धर्म में ज़्यादा पाखंड आ गया है या जो तानाशाही है जिसकी वजह से चर्च को काफ़ी नुकसान होता है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात की गई थी। तो इस बात को अखबार में पढ़ा गया था। अब देखिए कि इस बात को अखबार वालों ने, मतलब ये लेखिका पढ़ी वहाँ पे एक सभा के अंदर जो मालबर्न कॉन्फ्रेंस में की गई थी। अब इस बात को अगले दिन अखबार में कैसे छापा जाता है सो देखिए। आउट ऑफ 8,000 वर्ड्स सम 250 डील्ड विद द कनेक्शन बिटवीन सियजेरिज्म, देखो सियजेरिज्म मतलब होता है राजशाही, तानाशाही, and an undue emphasis placed on sexual as contrasted with financial and morality। कहते 8,000 शब्द उसमें दिए हुए थे उस पैराग्राफ में, जिसमें से 250 शब्द का संबंध था कोई सियजेरिज्म के ऊपर, तानाशाही के ऊपर, राजशाही के ऊपर, और बेवजह का सेक्सुअल चीज़ों पे ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया था।
तो एज कंट्रास्टेड विथ फाइनेंशियल एंड मोरालिटी, कहने का मतलब वित्तीय या नैतिकता की तुलना में, मतलब वित्तीय और नैतिकता की तुलना कम, मतलब पर कम जोर दिया गया था, और अनुचित रूप से सेक्सुअल चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया था। दिस क्वाइट सब्सिडरी पैराग्राफ वाज रिपोर्टेड एवरीवेयर। कहता है ये जो एक सहायक पैराग्राफ था, इससे जुड़ी हुई जो पैराग्राफ था अखबार का, उसको सब जगह रिपोर्ट किया गया, मतलब सब जगह अखबार में छाप करके फैला दिया गया अंडर सेंसेशनल हेडलाइंस, और ऐसा ऐसा संवेदनशील हेडलाइन दिया कि लोग देखते ही हाथों हाथ अखबार खरीदने लग जाए। इन सच ए मैनर, इस तरह से सेंसेशनल न्यूज बना दिया गया, इस तरह से सनसनीखेज हेडलाइन बना दी गई, एज टू कन्वे दैट दिस passing allusion formed the whole subject matter of my address। उस अखबार में जो लेखिका थी उसने तो थोड़ी सी बात कही थी, लेकिन उस अखबार में बाकी चीजें भी इस तरह से छाप दी गई जिससे कि स्पष्ट लगता था कि ये जितने भी चीजें इस उस पेज में छापी गई है वो सब के सब लेखिका के द्वारा ही कहा गया हो, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं था। मतलब ये कहने का प्रयास किया जा रहा है इस पैराग्राफ के अंतर्गत कि अखबार वाले किस तरह से बात कुछ और होती है और छाप कुछ और देते हैं, और उसके सहारे वो अपने अखबार बेचते हैं। आउट ऑफ, अब देखिए कैसे कहा जाता है कि कैसे क्या सच्चाई क्या था और वो अखबार वाले ने किया क्या। आउट ऑफ द 8,000 वर्ड्स अबाउट द थियोलॉजी, जो धर्म के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में जो 8,000 शब्द थे, उसमें से the reporters picked the only one which they presumed their readers capable of understanding। उसमें से केवल एक उन्होंने लिया था जिसे अखबार वाले को लगा था कि आम जनता, मतलब आम पाठक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो क्या थी? टू विट फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन का मतलब होता है पर स्त्री गमन, मतलब कि जो लोग दूसरे औरतों से जो गलत संबंध बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्निकेशन। ठीक है, तो इस तरह की बातें जबकि नहीं थी उसमें, और इस तरह की बातें छाप दी गई थी, जो 8,000 शब्द धर्म के बारे में बात की गई, उसमें से मात्र 1% लिया गया और बाकी के छाप दिया गया दूसरी सब्सिडरी चीज़ है, जिससे कि पाठक को ज़्यादा इंटरेस्ट आए। यू द रीडर विल अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट। आप अगर पाठक हैं तो आप इस तरह के पूरक चीज़ों को अच्छा मानेंगे, बधाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है। I will however add for you comfort that this report was not made by a pressman from your favorite paper, especially selected for his understanding of ecclesiastical affairs। कहते कि हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके सुविधा के लिए कि यह जो बात छापी गई थी, यह आपके प्रेस मैन, जो आपके पसंदीदा प्रेस है, पेपर है, उसके किसी प्रेस मैन के द्वारा नहीं दिया गया था। हालांकि लिखकर ऐसी मान रही है, सपोज कर रही है, स्पेशली सिलेक्टेड फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्लेसियास्टिकल अफेयर्स। इक्लेसियास्टिकल अफेयर्स का मतलब होता है चर्च से संबंधित मामलाओं को में जो लोग समझ रखते हैं, उनके द्वारा ये नहीं किया गया था। ऑल द, अब सवाल है कि उनके द्वारा नहीं किया गया था, इस तरह की रिपोर्ट कैसे आई, देखते हैं। All the distorted reports emanated from a news agencies। वास्तव में ये जितने भी तोड़ मरोड़ के जो न्यूज पेश किया गया था, वो इमिनेट किया था मतलब निकल करके आया था एक न्यूज एजेंसी से, ठीक है। एंड द इंडिविजुअल एडिटर्स, और एक व्यक्तिगत संपादक, एक जो खास संपादक थे, उनके द्वारा ये बातें लिख दी गई थी। When remonstrated with, जब उनको आपत्ति व्यक्त किया गया कि आपने ऐसा कैसे लिख दिया, गलत बातें कैसे लिख दिया, were for the most part content to disavow responsibility। तो जैसे ही उनको कहा गया, उन पे आपत्ति जाहिर की गई कि भाई आपने गलत छापा है, तो उस एडिटर ने साफ साफ कह दिया कि नहीं नहीं, ये लिखने, ये इसके लिए मैं जिम्मेदार
नहीं हूँ, इस कंटेंट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मतलब डिसवॉव कर दिया, मतलब इनकार कर दिया, नकार दिया अपने उत्तरदायित्व लेने से। दिस इज हाउ यू लर्न व्हाट हैपेंस एट पब्लिक मीटिंग्स। वास्तव में इस आप समझ लीजिए कि किस तरह से आप सुनते हैं, आप समझते हैं कि पब्लिक मीटिंग्स में क्या होती है। कहने का मतलब क्या है कि वास्तव में पब्लिक मीटिंग्स में कुछ और होती है और अखबार के जरिए आप तक जो पहुंचाई जाती है वो कुछ और होती है। वो किसी अखबार के एडिटर्स के व्यक्तिगत विचारधारा हो सकता है या व्यक्तिगत रूप से जैसी सोच होती है उस तरीके से वो छाप देते हैं। तो इस पैराग्राफ का ओवरऑल मीनिंग यही निकलता है। चलिए दूसरा क्या है, 11th लेते हैं पैरा। गार्बलिंग, जो गार्बल करना मतलब होता है किसी बात को तोड़ मरोड़ कर अपने पसंदीदा बनाकर या अपने हिसाब का बना करके पेश करना। तो अखबार वाले के लिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है, अखबार वाले ऐसा करते हैं। दिस इज द स्पेशल एकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। कहते हैं ये जो एकम्प्लिशमेंट है, इस तरह के जो काम किया जाता है खास करके जो प्रेस में इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनके द्वारा। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ माई लेटेस्ट प्ले आई वॉज आस्क्ड। अभी हाल ही में लेखिका कहती है कि उन्होंने जो अपने ड्रामा अभी प्रोडक्शन की थी उसके बारे में उनसे पूछा गया था, अखबार वालों ने लेखिका से पूछा था व्हाट वर माई प्लान्स फॉर द फ्यूचर। लेखिका से पूछा कि अच्छा आपके भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं। आई रिप्लाइड दैट आई नेवर मेड प्लान्स। मैंने जवाब दिया कि मैं कभी कोई योजना नहीं बनाती। दैट आई प्रेफर्ड राइटिंग प्लेस टू नॉवेल्स। मैं उपन्यास के लिए लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। दो नॉवेल्स पेड बेटर, हालांकि नॉवेल्स अच्छे पैसे देते हैं। एंड दैट फिनेंशियल कंसिडरेशंस नॉट विद अंडरस्टैंडिंग। बावजूद इसके जो फाइनेंशियल कंसिडरेशन है, मतलब फाइनेंशियल वित्तीय फायदे की बात तो है ही। इफ द अपॉर्चुनिटी टू राइट ए प्ले वर टू प्रेजेंट इटसेल्फ, इफ द अपॉर्चुनिटी टू राइट ए प्ले वर टू प्रेजेंट इटसेल्फ, कहता है कि अगर मौका मिले एक ड्रामा लिखने का और खुद से प्रेजेंट करने का, फॉर एग्जाम्पल अनदर कमीशन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ड्रामा लिखते हैं उसके ऊपर अतिरिक्त अगर कमीशन मिलता है तो फिर और ड्रामा हम लिखते हैं अगर मौका मिले तो, मतलब कि पैसे के लिए लिखते हैं। फॉर द कैंटरबरी फेस्टिवल आई शुड अनडाउटेबली राइट इट। लेखक कहती है कि हाँ, अगर कैंटरबरी फेस्टिवल के लिए मुझे अगर लिखने के लिए मौका मिले, उसके ऊपर ड्रामा लिखने के लिए और उसके लिए और कमीशन मिले तो कोई शक नहीं है कि लिखेंगे उसके ऊपर। तो कैंटरबरी फेस्टिवल, कैंटरबरी क्या है? ब्रिटेन में एक जगह का नाम है कैंटरबरी, जिसपे चौसर ने इसकी बुक लिखी थी कैंटरबरी टेल्स। तो वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, उसके ऊपर लिखने की बात की गई है कैंटरबरी टेल्स के, कैंटरबरी फेस्टिवल के बारे में। दिस रिप्लाई ड्यूली अपीयर्ड इन द प्रेस इन द फॉर्म। अब देखिए ये जो बात लेखिका है ये बोली थी इस तरह से, और इसकी बात को अखबार वाले ने कैसे लिखा वो देखिए। अखबार वाले ने लिखा मिस शेयर सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन कमीशन। ठीक है, इस बात को अखबार वाले ने लिखा कि मिस शेयर्स जो लेखिका है उन्होंने कहा कि बिना कमीशन के वो कोई और ज्यादा ड्रामा नहीं लिखेंगी। देखो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं लिखेंगी कोई कमीशन ना मिले तो, उन्होंने ये कहा था कि अगर कमीशन मिले तो निश्चित रूप से हम लिखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं निकल के आता है कि बिना कमीशन के हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अखबार वाले ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, अपने तरीके से बातों को अपनी सुविधा अनुसार, अपनी समझ अनुसार इसको पेश किया। तो इस वीडियो में 11 पैरा तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे 12th पैरा। Till then, read it and enjoy it.